14 साल की बच्ची के साथ 44 लोग डेली रेप करते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट्स में फॉरेन ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करते हैं एंड ये सारा घिनौना काम करते हुए वो दरिंदे ये सारी चीज़ों को अपने कैम रिकॉर्डर में कैप्चर कर लेते हैं। जब उन लोगों का मन उस 14 साल की बच्ची से भर जाता है तो वो उसे अपनी 13 साल की सिस्टर और 16 साल की कज़न को लाने के लिए बोलते हैं। वो बच्ची उन दरिंदों को मना करती है तो वो उसे ब्लैकमेल करने लग जाते हैं, ये कह के कि उसकी सारी फुटेजेस वो सोशल मीडिया और इंटरनेट पर लीक कर देंगे। पर इस केस में यहाँ पे सबसे शॉकिंग और हैरान करने वाली बात ये आती है कि उन सारे दरिंदों को एक भी दिन की सज़ा नहीं मिलती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम एंड यू आर वॉचिंग मिरांग ग्रुप केस ऑन अनसीन ट्रुथ बाय शिवम। तो शुरू करते हैं। आजकल हम सब लोगों के ऑनलाइन फ्रेंड्स होते हैं एंड जब से ओमेगल का कल्चर वायरल होने लगा है तो ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल गई हैं। हम जब किसी भी फ्रेंड को ऑनलाइन मिलते हैं तो उसे पर्सनली जानने का मन भी होता है एंड बहुत सारे केसेस में हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि वो ऑनलाइन फ्रेंड्स एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ऐसी ही कुछ सेम चीज़ कोरिया में रहने वाली 14 साल की बच्ची चॉय के साथ हुआ था। इस कहानी की शुरुआत 2023 में हुई थी। चॉय पिछले 1 सालों से अपने ऑनलाइन फ्रेंड पार्क से डेली बात करती थी। डेली का फ़ोन कॉल्स होना, चैटिंग होना बहुत कॉमन हो गया था एंड दोनों का एक ऑटोमेटिकली फ्रेंडशिप का रिलेशन बहुत अच्छा बिल्ड हो गया था। पिछले 1 सालों में बेरली कोई ऐसा दिन जाता होगा जब वो दोनों बात ना करें। अब इस सिचुएशन पे सामने वाले पे ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, पर यहाँ पे ये चीज़ बताना बहुत मुश्किल हो जाती है कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा होगा। जनवरी 2004 में पार्क चॉय से कहता है कि हम ऐसे ऑनलाइन कब तक बात करते रहेंगे, हमें एक बार मीटिंग भी करनी चाहिए एंड एक दूसरे को पर्सनली और अच्छे से जानना चाहिए। क्योंकि दोनों की बात पिछले 1 साल से हो रही थी तो जॉय भी उसकी बात को एग्री करती है एंड वो मिलने के लिए उल्सान शहर से मिरयोंग शहर चली जाती है। अब उल्सान और मिरयोंग का डिस्टेंस पूरे 53 किलोमीटर्स का होता है। चॉय इस बीच रास्ते में बहुत थक भी जाती है। वो सीधा पार्क के घर पहुंच जाती है एंड गेट को नॉक करती है। अब यहाँ पर बेचारी 14 साल की बच्ची को ये कहाँ पता था कि उस दरवाजे के पीछे कोई ऐसा इंसान है जो उसकी सारी लाइफ खराब करने वाला है एंड उसको जीते जी मरने का एहसास दिलाने वाला है। जैसे ही गेट खुलता है तो पार्क के हाथ में एक आयरन रॉड होती है। वो अपने फुल फोर्स से वो चॉय के सर पे मार देता है एंड चॉय वहीं पे अनकॉन्शियस हो जाती है। इसके बाद पार्क चॉय को अंदर एक कमरे में बुरी तरीके से घसीटते हुए लेके जाता है। वहाँ उस घर में पार्क के साथ साथ उसके 11 और दोस्त भी मौजूद थे। चॉय को कमरे में ले जाने के बाद वो सारे लोग एक के बाद एक चॉय के साथ घिनौना काम करना शुरू करते हैं एंड ये सब करते हुए वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेते हैं जिससे चॉय को बार बार ब्लैकमेल कर सके एंड उसको बार बार टॉर्चर कर सकें। जब उन 11 लोगों का सारा काम ख़त्म हो जाता है तो वो चॉय को अपने घर से बाहर फेंक देते हैं। इसके बाद वो बच्ची रोते हुए अपने घर जाती है, पर वहाँ पर भी वो किसी को भी ये बातें बताने लायक नहीं थी क्योंकि उसके घर में सिर्फ उसके एक पिता थे जो कि एक बहुत बड़े अल्कोहलिक एडिक्ट। वो दिन रात सिर्फ दारू के नशे में रहते थे एंड बिकॉज ऑफ हिज बैड हैबिट चॉय की माँ और उसके बीच रेगुलर बेसिस पे झगड़ा हुआ करता। फिर एक दिन चॉय की माँ उसके पिता से पूरी तरीके से तंग आकर वो घर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। तो यहाँ पर चॉय के पास सिर्फ उसके पिता थे जो खुद चॉय को बहुत ज़्यादा फिजिकली टॉर्चर करते थे। अब बेचारी चॉय अपना दर्द शेयर करे तो किसके साथ करे। बचपन से चॉय ने अपने साथ होते हुए इतना कुछ देख लिया था कि उसका हर एक इंसान से पूरी तरीके से भरोसा उठ गया था। वो 14 साल की बच्ची अंदर से पूरी तरीके से टूट गई थी एंड मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। अब वो सब दरिंदे डेली चॉय को ब्लैकमेल करते थे, उसको घिनौनी चीज़ें करने को बोलते थे जैसे कि पब्लिक वॉशरूम लीक करना या फिर अपनी पिक्चर्स सेंड करना विदाउट द क्लॉथ्स, और भी बहुत सारी चीज़ें करने को बोलते थे जो इस वीडियो में मैं बता भी नहीं सकता। जस्ट इमेजिन द मेंटल प्रेशर ऑफ 14-year-old गर्ल फेसिंग दैट टाइम। वो लोग चॉय की वीडियोस का यूज़ करके उसको ब्लैकमेल करते थे
एंड डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे बुलाया करते थे फिजिकल होने के लिए। कभी पब्लिक वॉशरूम, कभी प्लेग्राउंड, तो कभी यार्ड, तो कभी किसी का घर। ये टॉर्चर डेली हो रहा था। जब उन दरिंदों का मन जॉय से भर गया था तो वो लोग जॉय को उसकी सिस्टर और कज़न बहन को लाने के लिए भी बोलते। एंड जब जॉय यहाँ पे डिनाई कर देती है तो वो स्ट्रेट फॉरवर्डली उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीज़ें जॉय की लाइफ में इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसने अपनी लाइफ एंड करने का सोचा। उसने एक रात स्लीपिंग पिल्स की ओवरडोज ले ली, बट लकीली जब जॉय पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो गई थी तो उसको किसी ने देख लिया एंड तुरंत उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। जॉय को हॉस्पिटल में एडमिट करे हुए यहाँ पे 6 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे एंड डॉक्टर ने जॉय की बॉडी पे एक बहुत वियर्ड चीज़ नोटिस करी। उसकी पूरी बॉडी पे घाव के निशान थे। ये सब देखकर डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट्स बनवाने के लिए बोला एंड जैसी ही रिपोर्ट डॉक्टर के आंखों के सामने आई तो मानो डॉक्टर के पूरी तरीके से होश उड़ गए, क्योंकि उस रिपोर्ट में ये साफ लिखा हुआ था कि जॉय के साथ 44 से लेके 120 लोगों ने घिनौना काम करा है। फिर डॉक्टर ने जॉय की आंट को इन सब चीज़ों के बारे में बताया। नवंबर 25, 2004 के दिन जॉय की आंट और वो दोनों जाके पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कर देते हैं। कंप्लेंट रजिस्टर करवाने के बाद जॉय की आंट को ये पता लगता है कि जॉय अकेली नहीं है। उन दरिंदों ने 5 और जॉय की जैसी लड़कियों का शिकार भी करा है। यहाँ पर पुलिस ने केस तो रजिस्टर कर दिया था, लेकिन कोरिया के पुलिस वाले जॉय के साथ इतना गंदा बिहेव करते हैं कि जब मैं ये केस स्टडी कर रहा था तो मैं ये बात कहने पे मजबूर हो गया था कि कोरिया के पुलिस वालों को खुद पर शर्म आनी चाहिए। पुलिस ऑफिसर्स जॉय पर ही नाम लगाना शुरू कर देते हैं कि तुमने ही उन सब लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करा होगा, तभी उन दरिंदों ने तुम्हारे साथ ऐसा घिनौना काम करा। सिर्फ तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही मिरौंग शहर का नाम खराब हो रहा है। अब यहाँ पर 14 साल की जॉय पूरी तरीके से डर चुकी थी। वो उन मेल ऑफिसर से फीमेल ऑफिसर की डिमांड करती है, लेकिन जॉय को कोई भी फीमेल ऑफिसर प्रोवाइड नहीं करवाई जाती। अब नेक्स्ट डे क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जॉय को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। जॉय और सारे क्रिमिनल्स को सेम रूम में बिठाया जाता है एंड वहाँ पर मेल ऑफिसर जॉय के साथ घिनौने सवाल पूछना शुरू करते हैं। पुलिस ऑफिसर्स क्रिमिनल्स पे पॉइंट आउट करके पूछते हैं कि क्या इसने तुम्हारे अंदर इंसर्ट करा, कौन कौन से फॉरेन ऑब्जेक्ट्स इन्होंने यूज करे। एंड इस केस में हद तब पार हो जाती है जब पुलिस ये सारी इंफॉर्मेशन मीडिया में खुद ही लीक कर देती। जब टीवी में न्यूज आती है तो सारे क्रिमिनल्स के पेरेंट्स को पता लग जाता है। वो जॉय के पिता के पास पहुंच जाते हैं कंप्लेंट वापसी लेने के लिए एंड पिटीशन साइन करवाने के लिए। अब यहाँ पर जॉय के पिता को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है। He just want money to drink alcohol। तो उसके पिता ने कुछ ऐसा ही करा। उसने क्रिमिनल के सारे पेरेंट्स से 50 मिलियन वॉन्ट्स ले लिए एंड जॉय से फोर्सफुली पिटीशन फॉर्म साइन करवा लिया। एंड बिकॉज ऑफ द पिटीशन फॉर्म उन दरिंदों को एक भी दिन की सजा भी नहीं मिली। एक 14 साल की बच्ची के साथ इतना घिनौना काम हुआ एंड उसके बाद उन दरिंदों को एक दिन की सजा भी नहीं मिलती। इससे ज़्यादा मेंटल टॉर्चर, प्रेशर भला एक बच्ची के लिए क्या ही हो सकता है। जो सारा पैसा जॉय के पिता ने लिया था सारा का सारा अल्कोहल में वेस्ट कर दिया एंड जॉय की एजुकेशन एंड अपब्रिंगिंग पे एक भी रुपया नहीं लगाया। अब यहाँ पर जॉय अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहती थी। वो आगे कॉलेज जाना चाहती थी, लेकिन कोरिया में एक ऐसा रूल है कि विक्टिम्स को कोई भी कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं देते एंड बिकॉज ऑफ दिस जॉय अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं कर पाई। एंड कोरिया में एक और रूल है कि जिस भी बच्चे ने एजुकेशन नहीं करी तो उसको आगे जॉब भी नहीं मिलेगी। जॉय यहाँ पर मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरीके से टूट जाती है। जस्ट इमेजिन जॉय अगर उस दिन वो गेट नहीं खोलती तो आज उसकी लाइफ कुछ अलग ही होती। एक छोटी सी मिस्टेक ने 14 साल की बच्ची की लाइफ हेल बना दी। ये केस यहीं तक था। ऐसी ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए हमारे चैनल अनसीन ट्रुथ बाय शिवम को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें।